नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, कभी कभी समाचार में देखे जाने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है। तो नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है अफ्रीकी संघ, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है यूरोपीय संघ, चौथा है चीन। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। जाकिर हुसैन सहित 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड। जाकिर 3 ग्रैमी के साथ भारत के सबसे बड़े विजेता रहे और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को भी 2 ग्रैमी अवार्ड मिले। आपको बता दें, जो इस बार का 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला है, ये इसका 66वां क्रम है और यह लॉस एंजिल यूएसए में आयोजित किया गया है। 3 अवार्ड जाकिर हुसैन को मिले और 2 अवार्ड राकेश चौरसिया को ने जीता है। और जो जाकिर हुसैन है वो तबला वादक से उनका संबंध है और जो राकेश चौरसिया है उनका बांसुरी वादक से संबंध है। जिससे भी आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि आपको कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि राकेश चौरसिया का किस वाद्य यंत्र से संबंध है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए कि उनका जो वाद्य यंत्र है वो बांसुरी है। और एक मतलब ये जो हुआ है, एक ग्रैमी अवार्ड शक्ति फ्यूजन बैंड को भी यह अवार्ड प्राप्त हुआ है और इसका एल्बम था द मेमेंट एल्बम और यह द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में इन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। मतलब कि जो एक और एक म्यूजिक एल्बम को यह जो मिला है ग्रैमी अवार्ड, उसका नाम है द मोमेंट एल्बम और यह किस श्रेणी में आता है, द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में यह आता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और अगर हम बात करें शक्ति फ्यूजन बैंड के अंदर कौन कौन शामिल है, तो शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, गणेश राज गोपयान और जिनका संबंध है वायलिन वादक से। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। अगर हम बात करें ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत मई 1959 में हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। पेपर लीक पर होगी 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ का आर्थिक जुर्माना। प्रतियोगी परीक्षाओं में धंधली रोकने के लिए केंद्र ने लोकसभा में पेश किया विधेयक, आज हो सकता है पारित। पेपर लीक या नकल में कोई संस्थान शामिल हो तो वसूला जाएगा परीक्षा का पूरा खर्च और उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। और हम बात करें अगर ये कौन आज जो विधेयक पारित करेंगे, मतलब कौन ये लाया है लोकसभा में ये बिल, तो आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लाया है और इस विधेयक का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन। तो इसे भी आप लोग याद रखिए कि क्योंकि पूछ सकता है कि जो परीक्षा के में धांधली को रोकने के लिए कौन सा बिल लाया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए, द पब्लिक एग्जामिनेशन। गंगा में प्रदूषण का रफ्तार तेजी से हो रहा है कम। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अभियान की समीक्षा के बाद किया दावा, 4 राज्य में अब कोई खंड जैव विविधता के लिए चिंताजनक स्तर पर नहीं है। यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। विश्व पुस्तक मेले में साहित्य प्रेमी कर सकेंगे कश्मीर की यात्रा। थीम मंडप में देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का इतिहास से लेकर वर्तमान तक का सफर। भारत मंडपम में 10 से 18 फरवरी के बीच आयोजित होगा 91वां विश्व पुस्तक मेला। मेले में स्कूली विद्यार्थी और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। जिन्होंने देश को लूटा उन्हें पाई पाई लौटानी होगी। पीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे विपक्षी नेताओं की एकता पर किया प्रहार और विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि अब तक समाज को बांटते रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये भी कहा कि कांग्रेस देश को करोड़ों परिवार की आकांक्षाओं और उपलब्धियों को देख नहीं पा रही है और उन्हें न देखने की तैयार है। कांग्रेस सभी विकास परियोजनाओं का विरोध करती है, वह रद्द करो की संस्कृति में फंस गई है। देश की उपलब्धियों और
सफलता उन्हें हजम नहीं हो रही है। वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे विपक्षी नेताओं की एकता का करारा प्रहार किया है। और आपको पता ही होगा कि अभी जो बजट सत्र चल रहा है ना, उसी में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो उसमें विपक्षी दल कुछ उठाए थे सवाल, उसी को लेकर इन्होंने उन पे प्रहार किया है, उनका जवाब दिया है। तो उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। 20 सतत विकास शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे धनखड़। 20 सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। 20 सतत विकास शिखर सम्मेलन का यह 23वां संस्करण होगा जो आयोजित किया जाएगा और यह 7 से 9 फरवरी तक इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उद्घाटन समारोह में गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिपींस और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी होंगे शामिल। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की? इसकी स्थापना 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी और वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कर दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिए। 7 से 9 फरवरी तक चलेगा यह। सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, यह गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहती है, लेकिन वह भारत की सीमा को अपने लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल के आंतरिक सुरक्षा के लिए जिनमें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों यानी जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित इलाकों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब है कि वो मैत्रीपूर्ण संबंध सबके साथ रखेगी, लेकिन अपने सीमा के साथ उनका कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। चंपाई सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। झारखंड सरकार के पक्ष में पड़े 47 वोट, विरोध में 29 ने किया मतदान। हेमंत ने भी दिया वोट। हेमंत यानी हेमंत सोरेन जो पूर्व इसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्हें ईडी ने रांची के जमीनी घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। देखिए आप लोग को यहाँ बस राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी और आप लोग को बस ये जानना है कि ये चुनाव जो होते हैं कराता कौन है और ये चुनाव के लिए मतलब कौन से राज्य में कब चुनाव होता है और जो राज्य में चुनाव होता है वहाँ की लोकसभा सीट क्या है, विधानसभा की सीट क्या है और वहाँ की राज्यसभा की सीटें क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखें जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि चुनाव कराता कौन है तो चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तहत इसकी बात की गई है। और आप लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं और मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों को जागरूक करें। जो नए नए अभी युवा आ रहे हैं, वो जो पहली बार वोट देंगे, उन्हें जागरूक करें कि वो सही मतदान करें और अपने सही नेता को चुनें। तो इसे भी आप लोग याद रखें। और सबसे पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन है। वर्तमान में कौन है इसे आप लोग जरूर बताइए। तो इसे बस आप लोग ऐसे याद करें कि कौन से चुनाव किस राज्य में हो रहे हैं और क्यों जरूरी है। यह आप लोग का संपादकीय पत्र है। यहाँ आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। और इससे पहले आपको पता है और कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। और वही देश के 49वें क्रम के व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई है। और अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को मतलब भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको यह सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है और यह देश के 50वें क्रम के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। और इन्हें यह पुरस्कार संस्कृत, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए दिया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रह चुके हैं तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए। पूर्व उप मंत्री और भाजपा के दीर्घ अनुभवी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान उनके व्यक्तित्व, क्षमता और गुणों की मान्यता प्रदान करती है। संभावनाएं अपार किंतु दुरुपयोग की आशंका। विश्व के अमीर कारोबारियों में शामिल एलन मार्क्स बहुत पहले ही मनुष्य और मशीनों के बीच तालमेल बढ़ाने तथा मानवीय क्षमताओं को मौलिक रूप से बढ़ाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत करते रहे हैं। मार्क्स ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक
ने पहली बार अपने ब्रेन में चिपकाया। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में एक मनुष्य के दिमाग में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। हालांकि इसके बाद की चुनौतियों का भी अभी पूर्ण आकलन नहीं हो पाया है, लिहाजा इसके दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा। अभी जो आपको याद है ना, एलन मास्क, उनकी एक कंपनी है न्यूरालिंक, उन्होंने पहली बार उन्होंने पहली बार मनुष्य के दिमाग में चिप लगाया। उसी की चर्चा लेके चल रही है, क्योंकि इसका कुछ आपको बता दें कि दुरुपयोग भी हो सकता है, कुछ उपयोग भी हो सकता है। 11 करोड़ से ज़्यादा पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े। पैन आधार से जोड़ने के लिए देरी करने वालों से सरकार को 600 करोड़ रुपए मिले हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित सवाल के जवाब में लोकसभा को दी जानकारी। 30 जून 2023 के बाद पैन आधार को जोड़ने पर 1000 रुपये का देना होगा आर्थिक जुर्माना। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी। देख रहे हैं कि चल रहा है, इधर उधर उथल पुथल मचा है पूरे विश्व में। यहाँ आपको स्पोर्ट्स से, खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे भी आप लोग पढ़िए। गेंदबाजों ने तोड़ा अंग्रेजों का घमंड। दूसरा टेस्ट मैच में 106 रन से जीती भारतीय टीम। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी। जसप्रीत बुमराह चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। देख रहे हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं, जिससे भी आप लोग याद रखिए। वैसे क्रिकेट आप लोग बहुत ही देखते होंगे। यहाँ आप लोग को परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने एलन शेपर्ड। 1971 में आज ही अपोलो 14 मिशन के अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने थे। एक शौकीन गोल्फ शेपर्ड ने पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए चंद्र मॉड्यूल में प्रवेश करने से ठीक पहले ही 2 गोल्फ गेंदों को मारा। पहली गेंद 24 गज की दूरी और दूसरी 40 गज की दूरी तय की थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फल्कन हैवी लॉन्च किया गया। 2018 में आज ही के दिन स्पेस एक्स ने अमेरिका का दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फल्कन हैवी लॉन्च किया था। यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर पेलोड ले जाने में सक्षम है। रॉकेट स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मास्क ने एक टेस्ला रोड स्टार कार को डेमी पिलोट के रूप में लेकर गया था। कैंसर के हर्बल उपचार का प्रभाव परखेगा डिवाइस। एआई और मशीन लर्निंग आधारित एक डिजाइन को मिला पेटेंट। डिवाइस डिजाइन उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और गैर इनोवेसिव सेंसर का उपयोग करेगा। देख रहे हैं नई नई तकनीकी आ रही हैं, नई नई चीज़ों का उपयोग करके। यहाँ आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, कभी कभी समाचार में देखे जाने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी चीन। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वन बेल्ट वन रोड पहल को बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा घोषित किया गया था। बेल्ट सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट को भी संदर्भित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उप क्षेत्रीय व क्षेत्रीय सहयोग में सुधार है। इसका उद्देश्य पूर्वी एशियाई आर्थिक क्षेत्रों को यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र से जोड़ना तथा एशियाई, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंच प्राप्त करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। धन्यवाद।